तो दोस्तों जिस जिस चीज़ का डर था वो आखिर हो गया। ईरान और यूएस का जो है अभी फ़िलहाल में युद्ध स्टार्ट हो गया है। जैसे कि खबर आई थी कि सुबह सुबह मॉर्निंग में उन्होंने कुछ जो है वो हमले किए हुए हैं ईरान के ऊपर। तो ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई करते हुए ऐसा बताया जा रहा है कि 6 से 7 जो है वो देशों पर अचानक से हमले किए। अब यूएस भी रिटेलिएट करेगा, इधर से ईरान भी रिटेलिएट करेगा। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का भी चांस नहीं है, कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा है। तो ये बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि आखिर यूएस और ईरान आपस में क्या चाहते हैं आखिर। तो इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है इस वीडियो में। तो आप पूरा वीडियो जो है शुरू से आखिरी तक अच्छे से सुनना, देखना, पूरी चीज़ें समझना कि आखिर ये वॉर क्यों हो रही है, आखिर ये लोग क्यों क्या करना चाहते हैं। तो देखो, ईरान से ही हम शुरू करते हैं पहले। तो ईरान जो है वो अभी वहाँ पे जो है खामेनेई करके जो है वहाँ का सुप्रीम लीडर है। तो यूएस जो चाहता है कि ये जो खामेनेई है, सुप्रीम लीडर है, इसका तख्ता पलट हो जाए, या तो ये सत्ता से हट जाए, दूसरा कोई आ जाए, या फिर जो है यहाँ पे एक तरह से एक लोकतंत्र हो जाए, ताकि लोग जो है मतलब एक तरह से ईरान के पक्ष में ही वो बात कर रहा है, बोल रहा है कि ऐसा हो जाए कि यहाँ पे जो है ईरान के लोग भी चाहते हैं। बट रियलिटी क्या है, आखिर क्यों ये कर रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस लिए हो रहा है, और ये कहाँ तक जा सकता है। तो पूरी डिटेल में वीडियो अपन जो है डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो शुरू से आखिरी तक, और सब्सक्राइब नहीं करो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस और हमारे इसराइल के बारे में। क्यों इसराइल के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसराइल ने सबसे पहले डिक्लेयर किया था कि हाँ, हमने जो है वो यहाँ पर ईरान पे हमला किया हुआ है। तो इसराइल भी यूएस के साथ में मिल के जो है ईरान पर हमला करा हुआ है। अब यूएस क्यों इसराइल का सपोर्ट कर रहा है, और आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो, इसराइल जो है वो टेक्नोलॉजी में अभी बहुत आगे है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसराइल के पास में जो है वो टेक्नोलॉजी के मतलब मिलिट्री टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में जो है इसराइल अभी बहुत आगे है। तो यूएस हमेशा यही चाहेगा कि ईरान जो है उसका साथ दे। प्लस रीजनल जो अगर हम देखें तो रीजनल एरिया, अगर गाजा की बात कर ले या पैलेस्तीन की बात कर ले, तो उस अगर उस नज़रिए से अगर हम देखें तो पैलेस्टीन और यहाँ पर जो है वो यूएस के बीच में जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके कारण भी यूएस हमेशा ही जो है वो इसराइल को ज़्यादा तौर पे समर्थन ही करता है। अब यहाँ पर अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट, जैसे $4 to $5 बिलियन का जो है वो मिलिट्री एड जो है वो इसराइल को देता है यूएस। अब ऑयल की बात करें तो ऑयल से भी सपोर्ट है। प्लस यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान का, उससे जो है यूएस को ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। तो उस कारण से भी वो जो है इसराइल से सपोर्ट मांगता है या फिर सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर ईरान की। तो ईरान आखिर क्या है, ईरान के साथ में जो यूएस इतना चिढ़ा हुआ है। तो देखो, ये जो यूएस और ईरान की जो लड़ाई है वो अभी से स्टार्ट नहीं हुई है, इसका बहुत पुराना इतिहास है। तो अगर हम बात करें 1953 की, तो 1953 में जब सीआईए, मतलब यूएस की एक एजेंसी है सीआईए, तो 1953 में सीआईए ने जो है तख्ता पलट कराया था ईरान में। वो तख्ता पलट किसका था, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मोसद्देह, उनको हटा दिया था। किसके प्राइम मिनिस्टर थे, ईरान के। उनको हटा के फिर जो है वो राजा शाह जो राजा है उनको जो है वो वहाँ पर बिठा दिया था गद्दी पे प्राइम मिनिस्टर की। तो ये यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। बट ऐसा माना जाता है यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, बट हो सकता है कि इसके अलावा भी और भी चीज़ें हों, बट मेजोरिटी तौर पर जो स्टार्टिंग यहाँ से मानी जाती है। अब 1979 में क्या हुआ, जो शाह है उसका पतन हुआ। उसके बाद में यहाँ पर ईरान में इस्लाम क्रांति आई थी। उस इस्लाम क्रांति के कारण जो है बहुत चिढ़े हुए थे लोग कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कर दिया यूएस ने। तो ईरान के अंदर जो है वो अमेरिकी राजदूत जो थे उनको 444
444 डेज तक के लिए जो वहाँ पर वो बंधक बना के रखा हुआ था राजदूतों को, अमेरिकी राजदूतों को। 1980 की बात करें तो इराक जब 1980 में युद्ध में था तो यूएस ने जो है इराक को भी सपोर्ट करा था। तो ईरान इसलिए भी चिढ़ा हुआ था कि भैया तुमने इराक को क्यों सपोर्ट करा। अब सपोर्ट करा, वहाँ पर हथियार दिए इन्होंने, हथियार देने के अलावा यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट भी करा, फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा इन्होंने इंटेलिजेंट सपोर्ट भी करा। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर 1980 में जब इराक का और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो उस टाइम पे यूएस ने वहाँ पर जो है सपोर्ट दिया था इराक को अगेंस्ट ईरान। तो वो एक रीज़न है। उसके अलावा ईरान का जो मेन रीज़न है वो अभी के तौर पे जो हाईलाइट हो रहा है वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम का। भैया वो देश है, उसको न्यूक्लियर बम बनाना है, कुछ बनाना है, तो यूएस बोलता है कि हम इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को होने नहीं देंगे। तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है मतलब परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, कुल मिला के ये बात है। वहीं अगर और एक चीज़ 2015 की बात करें तो 2015 में JCPOA उससे जो है यूएस ने अपना वो निकल गया था उससे। तो 2018 में यूएस ने जो है JCPOA 2015 में स्टार्ट हुआ था, वहाँ से उसने अपना जो है वो बाहर हो गया था, निकल गया था यूएस। तो वहाँ पे निकलने के बाद में ईरान के ऊपर उसने फाइनेंशियल सेक्शन लगा दिए ईरान के ऊपर यूएस ने कि भैया हम निकल रहे हैं, अब तुम्हारे ऊपर हम सेक्शन ठोक देते हैं। फाइनेंशियल सेक्शन लगाए, उसके साथ में ऑयल के सेक्शन भी लगा दिए ईरान के ऊपर। तो वहाँ भी एक जो है कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था। साथ ही में प्रॉक्सी वार, ठीक है। अब एक एरिया है ईरान में, उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करके। वो एरिया मतलब ऐसा कुछ एरिया है जहाँ से हम जो है वो मतलब छोटा सा ऐसा एरिया है इतना सा, जहाँ से हम जो है वो शिप वगैरह लेके जाते हैं, बट वो बहुत नैरो है, बहुत छोटा एरिया है। तो वो एरिया अभी डोमिनेट कौन करता है, वो ईरान करता है। तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ज़्यादातर तेल जो है उस एरिया से, जो मिडिल ईस्ट का जो खाड़ी देशों का जो तेल है वो ज़्यादातर उसी एरिया से आता है। अब वो एरिया नैरो है, मतलब पतला है। तो उस एरिया को अगर मान लो बंद कर दिया तो जितना भी तेल सप्लाई होता है वर्ल्ड का, मैक्सिमम तेल वहीं से सप्लाई होता है। तो वो अगर बंद कर देंगे तो इधर तेल के प्राइस बढ़ेंगे या फिर डिपेंडेंसी जो है वो यूएस के ऊपर हो जाएगी पूरे वर्ल्ड की। तो एक रीज़न वो भी है यूएस का कि जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो अभी डोमिनेट उस पे जो है ईरान करता है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो वो बंद हो जाता है तो मतलब एक तरह से ऑयल क्राइसिस आ सकती है पूरे वर्ल्ड में, और पूरा वर्ल्ड जो है वो उस ऑयल पे ज़्यादा डिपेंडेंट, जो वहाँ से खाड़ी देशों से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो एक रीज़न ये हो गया। इसके अलावा जो है अभी आपने देखा होगा कुछ साल पहले ईरानी जनरल था, उसको इन्होंने जो है उसका नाम था हमारा जनरल कासिम सुलेमानी, उसको जो है एलिमिनेट कर दिया था यूएस ने उसको जो है मार दिया था। तो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ से और ज़्यादा बड़ा होता गया और आग पकड़ ली। अब वहाँ पर एक नारा चला था, डेथ टू अमेरिका। तो मतलब ईरान के अंदर ऐसा नारा चला था कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका। तो ये नारे के कारण भी जो है वहाँ पर जो है धीरे 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 आग जो है वो पकड़ रही थी। लेकिन मेन जो है इनका वो यहाँ पर जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो ज़्यादा अभी हाईलाइट हो रहा है कि भैया न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण लड़ाई हो रही है। बट मैंने जो समझाया आपको, ये बहुत सारे रीज़न हैं इस कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। तो ये सब चीज़ें प्लस हमारा इजराइल भी कूदा है। इजराइल भी अभी जो है वो समर्थन दे रहा है यूएस का, या यूएस उसका समर्थन दे रहा है, दोनों आपस में। तो ईरान के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा जो है वो संकट है। तो ईरान भी अभी उसमें जो है रिटेलिएट कर रहा है। तो ये जो युद्ध है ये काफ़ी हद तक बढ़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इससे होगा क्या, देखो हम भारत कहाँ खड़ा है, भारत का स्टैंड क्या है। तो इंडिया के साथ में क्या है कि जो ऑयल है 60% जो है वो खाड़ी देशों से आता है। अभी भी हमारा ऑयल जो है 60% तक वो खाड़ी देशों से आता है। खाड़ी देश मैंने वही बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ता है तो यहाँ पर जो है ऑयल की प्राइस बढ़ सकती है। उसकी कीमत बढ़ने से क्या होगा, हमारे यहाँ पे ऑयल क्राइसिस आएगा। और हमारे इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है बिल्कुल ऑयल के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ ऑयल नहीं है तो हम जो है वो इंपोर्ट कराते हैं बाहर से ही।
तो वहाँ पर थोड़ा सा एक इम्पेक्ट पड़ सकता है इंडिया के ऊपर। बाकी अगर हम मार्केट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो मार्केट में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, या फिर मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर नेवी अलर्ट हो सकती है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ज़्यादा दूर नहीं है ईरान जो है, हमारे भी जो है ईरान के साथ में काफ़ी अच्छे संबंध है, और यूएस के साथ तो संबंध अभी सबको पता चल ही गए हैं 1-2 साल में। तो अब ऐसा नहीं है, यूएस के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन ईरान की ओर झुकाव ज़्यादा है। बट इंडिया का जो स्टैंड है वो हमारा थोड़ा न्यूट्रलिटी के तरफ ही है। और यहाँ पर एक बात बोली गई थी अभी मोदी जी ने यूएन में, कि हम जो है हथियार से नहीं लड़ेंगे। मतलब हमारा मतलब ऐसा है कि न्यूट्रल स्टैंड है, कि हम ना तो युद्ध करवाना चाहते हैं ना युद्ध करना चाहते हैं। तो एक तरह से न्यूट्रल ही स्टैंड रहेगा भारत का, और होप यही रहे ताकि किसी से भी हमारे जो है वो रिलेशन ख़राब नहीं हो। और वहाँ पर सी सिक्योरिटी मतलब नेवल सिक्योरिटी का भी इशू आ सकता है, नेवी एक्टिवेट हो सकती है, और भी बहुत सारे जैसे डिप्लोमेट्स जो हैं हमारे उन पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है। तो यूएस का प्रेशर भी आ सकता है हमारे ऊपर और ज़्यादा, वैसे ही बहुत सारा प्रेशर बना के रखा है यूएस ने। तो इस तरीके की जो है वो हमारी स्थिति हो सकती है। बट इंडिया का स्टैंड जो है वो न्यूट्रलिटी की ओर ही होगा, मध्यस्थता की ओर ही होगा। और यहाँ पर इन्फ्लेशन, अगर ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो इन्फ्लेशन 101% इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी काम करते हैं इंडिया में तो उसमें ऑयल इज़ द प्राइमरी मेंबर। तो ऑयल अगर बढ़ता है, प्राइस बढ़ती है, तो परमानेंटली हर चीज़ों पे वो जो है इफ़ेक्ट करेगा। तो देखना होगा क्या होता है। बाकी एनर्जी सेक्टर पे भी यहाँ पर थोड़ा सा इम्पेक्ट आ सकता है, और टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी हो सकते हैं कई आपस में। तो देखना होगा कि क्या होता है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपके पास में वो उसका आपको अपडेट मिलेगा, और थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।